हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम दुनिया के सबसे खूबसूरत फूलों में से एक, जिसे हम कृष्णकमल के नाम से जानते हैं, उसके बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह पैसिफ्लोरा प्रजातियाँ वनस्पति शास्त्र के अनुसार पुरानी दुनिया की सदस्य है। इस पैसिफ्लोरा या कृष्णकमल की बहुत सी बेलाएँ ट्रॉपिकल अमेरिका की मूल निवासी है, जिसमें वेस्ट इंडीज़, अमेज़न सहित साउथ और नॉर्थ अमेरिका का भौगोलिक प्रदेश समाविष्ट होता है। इस नीले कृष्णकमल के फूलों का या फिर बेला का साइंटिफिक नेम पैसिफ्लोरा इनकैर्नाटा है, क्योंकि इनकैर्नाटा वैरायटी या किस्मों में नीले कलर के फूल आते हैं। लेकिन पैसिफ्लोरा इनकैर्नाटा के फूल डार्क ब्लू कलर्स में थोड़े से अलग टाइप के होते हैं। मैंने शूट की हुई यह जो कृष्णकमल की वैरायटी है, इसे पैसिफ्लोरा सोईफा कहते हैं, और यह पैसिफ्लोरा इनकैर्नाटा और पैसिफ्लोरा लॉरिफोलिया के संकर से या फिर क्रॉस से बनाई गई वैरायटी है, क्योंकि इस कृष्णकमल के फूलों में अब बहुत सी संकर किस्में बनाई गई है। इन पौधों का पैसिफ्लोरेसी परिवार लगभग 550 पौधों का परिवार है, जिसमें इन कृष्णकमल के अलग अलग लगभग 24 प्रजातियाँ दुनिया भर में पाई जाती है। इन पौधों की सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ अमेरिका में पाई जाती है, और हमारे भारत में इन कृष्णकमल की अलग अलग लगभग 5 से 7 प्रजातियां पाई जाती है। और प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इन फूलों को कृष्णकमल, 5 पांडव, त्रिमूर्ति, वाटर लेमन, जैमेकन हनीसकल, गोल्डन बेल एप्पल, विनेगर पियर, जुनून फूल, झुमका लता और क्लॉक फ्लावर ऐसे कई नामों से जाना पहचाना जाता है। दोस्तों, इन कृष्णकमल के फूलों को कुदरत का अद्भुत आविष्कार कहा जाए तो गैर नहीं होगा, क्योंकि यह फूल एक यूनिक और जटिल डिज़ाइन के साथ दुनिया के सबसे खूबसूरत फूलों में से एक है। हमारे भारत में ज़्यादातर महाराष्ट्र और कर्नाटका में इन नीले रंग के फूलों को कृष्णकमल के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश और भारत के उत्तरी राज्यों में इन्हें 5 पांडवों के रूप में माना जाता है, क्योंकि इन फूलों का सुंदर और अर्थपूर्ण डिज़ाइन हमें कृष्णकाल से या फिर सीधा महाभारत काल से जोड़ता है। इन फूलों के बीच में यह पीले रंग के जो 5 एंथर्स या फिर तंतु होते हैं, उन्हें हमने 5 पांडवों के रूप में मान लिया है। और इन 5 पांडवों के बीच में जो गुलाबी हरा सर्कल दिखाई देता है, वह उनकी पत्नी द्रौपदी है। फूलों की बाहरी ओर की छोटी छोटी मल्टीपल तंतुओं जैसी पंखुड़ियों को, जिन्हें रेडियल फिलामेंट्स कहा जाता है, उन्हें हमने धृतराष्ट्र के 100 पुत्र यानी 100 कौरवों के रूप में माना है। अक्सर इन रेडियल फिलामेंट्स की संख्या 80 से 100 और कभी कभी उससे भी ज़्यादा होती है, लेकिन एवरेजली हमने इन्हें 100 की संख्या में माना है, जो 100 कौरवों को निर्देशित करते हैं। इन फूलों के बीच में सबसे ऊपर मर्सिडीज़ के सिंबल जैसी जो 3 तंतुओं की आकृति दिखाई देती है, उसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन त्रिमूर्तियों का प्रतीक माना गया है। साथ में कुछ लोग इसे कृष्ण या फिर सुदर्शन चक्र भी मानते हैं, लेकिन असल में सुदर्शन चक्र का डिज़ाइन पीछे की ओर रेडियल फिलामेंट्स में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और इन फूलों का सुंदर नीला रंग कृष्ण की आभा को दर्शाता है, और इसीलिए इन फूलों को कृष्णकमल के नाम से जाना जाता है। साथ में इन कृष्णकमल के फूलों का डिज़ाइन रोमन घड़ियों के जैसा भी दिखता है, इसलिए इस्राइल में इन फूलों को क्लॉक फ्लावर, ग्रीस में क्लॉक प्लांट और जापान में टोकिसो कहा जाता है, जो एक घड़ी जैसे फूल या पौधे को निर्देशित करता है। साथ में यह फूल रंग रूप में कलाई पर बांधी जाने वाली राखी की तरह दिखने के कारण इन फूलों को राखी के फूल भी कहा जाता है। दोस्तों, इन कृष्णकमल के कई अलग अलग और क्रॉस वैरायटीज़ में लाल, नीले, सफ़ेद, बैंगनी, ऑरेंज कलर्स के फ्लावर्स आते हैं। मैंने शूट की हुई कृष्णकमल की इस सोईफा वैरायटी के फूल बेहद सुगंधित है। इस बेला के पास से गुजरने पर इन फूलों की मनभावन सुगंध हमें एक फ्रेश और ताजगी भरा अनुभव देती है। इस कृष्णकमल के फूल लगभग 3 इंच डायमीटर के साथ खुलते हैं। फूलों के रेडियल फिलामेंट्स के नीचे एवरेजली 10 से 12 गुलाबी पंखुड़ियाँ होती है। यह फूल सुबह के वक्त खिलने लगते हैं और शाम के वक्त बंद हो जाते हैं। हालांकि इनके कुछ अलग वैरायटीज़ के फूल रात में खिलते हैं और पॉलिनेटर्स को आकर्षित करने के लिए एक तेज़ गंध हवा में छोड़ते हैं। इन फूलों का फ्लावरिंग सीजन अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक अपनी चरम सीमा पर होता है। ज़्यादातर जून से अक्टूबर तक इस बेला की ग्रोथ बहुत हेल्दी रूप से और ज़ोरदार होती है। इन फूलों के परागीकरण के लिए पॉलिनेटर्स के तौर पर इनकी तरफ कारपेंटर बीज, बम्बल बीज, हमिंग बर्ड्स और चमगादड़ जैसे पक्षी आते हैं। फ्लावरिंग पीरियड के दौरान इन फूलों से मधु चूसने के लिए इस कृष्णकमल की बेला पर मधुमक्खियाँ, तितलियाँ और घोंगे मंडराते रहते हैं। यह कृष्णकमल के फूल एक अनोखी सुंदरता के साथ बेहद सुगंधित होते हैं और इसीलिए
एक धार्मिक मान्यता अनुसार यह फूल भगवान कृष्ण जी को बहुत प्रिय होते हैं ऐसा माना जाता है और उनकी पूजा विधि के दौरान इन फूलों को इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस कृष्णकमल सोईफा की पत्तियां इस तरह 3 से 5 पालियों वाली होती हैं। आकार में यह 3 से 4 इंच लंबी होती है और इस बेला का फ्लावरिंग सीजन ना होने पर भी यह पत्तियां हमेशा एक परमानेंट ग्रीनरी मेंटेन करती है। यह एक लियाना कैटेगरी की बेला है जो अपनी इस घनी पत्तियों के साथ जिस भी सहारे पर आप इसे ग्रो करते हो उस ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से ढक देती है। हाइट में यह कृष्णकमल की बेलाएं प्राकृतिक वातावरण में लगभग 30 से 50 फीट की ऊंचाई तक बढ़ती है, लेकिन हमारी प्लांट गैलरी में यह बेला एवरेजली 10 से 12 फीट की ऊंचाई तक पहुंचती है, जिसे हम प्रूनिंग या कटिंग के माध्यम से मनचाहे आकार में मर्यादित भी रख सकते हैं। जब यह बेल पुरानी या फिर मैच्योर होने लगती है तब इसकी स्टेम इस तरह सख्त और उड़ी टाइप बनने लगती है और मिले हुए सहारे के ऊपर पूरी तरह से अपनी पकड़ जमा कर पूरी तरह से यह बेला सेट हो जाती है। साथ में इस कृष्णकमल की सोईफा वैरायटी पर ज़्यादातर फल नहीं लगते, लेकिन कुछ दूसरी वैरायटीज़ पर छोटे तरबूज जैसे अत्यंत रसीले फल लगते हैं जो स्वाद में थोड़े खट्टे मीठे और खाने योग्य होते हैं, जिनमें खनिज और विटामिन्स भरपूर मात्रा में होते हैं। दोस्तों, इस कृष्णकमल की बेला के सॉइल के बारे में देखा जाए तो यह बेला ज़्यादातर सभी प्रकार की उपजाऊ और थोड़ी सी कम उपजाऊ मिट्टी में भी अच्छी तरह से पनपती है। ज़्यादातर इन बेलाओं को पॉट्स या कंटेनरों के बजाय सीधे ज़मीन में लगाना बेहतर होता है। खुली जगह के अभाव के कारण अगर इस बेला को हमें पॉट्स या कंटेनरों में ग्रो करना पड़ता है तो थोड़े से बड़े साइज़ के पॉट्स या कंटेनर इस बेला के लिए हमें चूज़ करनी चाहिए, जिससे इन पौधों की रूट सिस्टम भी अच्छी तरह से डेवलप होकर पौधा दीर्घकाल तक हेल्दी रहकर अच्छी फ्लावरिंग प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, इन कृष्णकमल की बेलाओं की सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो यह बेलाएं पूर्ण सूरज की रोशनी में बढ़ती हैं, इसलिए इन बेलाओं को इनकी हेल्दी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग के लिए दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे की सीधे सूरज की रोशनी मिलनी चाहिए। इसलिए ज़्यादातर पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध में इन बेलाओं को हमारे घर के आउटडोर एरियाज़ में साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन में हमें ग्रो करना है और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी इन बेलाओं को हमें नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन में ग्रो करना है, क्योंकि सूरज के उत्तरायण और दक्षिणायन काल में इस डायरेक्शन में सूरज की किरणें हमेशा बनी रहती है। बहुत शेडी एरियाज़ में इन पर फ्लावर्स काफ़ी कम मात्रा में या फिर ना के बराबर ही आएंगे। इन पौधों की वाटरिंग नीड के बारे में देखा जाए तो इनकी पानी की ज़रूरत मीडियम कैटेगरी में आती है, इसलिए ज़रूरत और मौसम की अनुकूलता अनुसार हमें इनकी वाटरिंग करनी है। ज़्यादातर सीधे ज़मीन में या फिर आउटडोर गार्डन में लगाई गई बेलाएं अपनी जड़ों का विस्तार करके ज़मीन में स्थित पानी की या फिर नमी की आपूर्ति स्वयं करने में सक्षम हो जाती है, लेकिन पॉट्स या कंटेनरों में लगाए गए पौधों की टॉप सॉइल सूखने के बाद हमें इनकी रेगुलर वाटरिंग करनी है। इन पौधों की फर्टिलाइजर नीड के बारे में देखा जाए तो आउटडोर गार्डन में लगाई गई हुई यह बेला गार्डन की खुली ज़मीन में स्थित अवेलेबल न्यूट्रिशन पर ही अपना काफ़ी अच्छा विकास कर पाती है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में यह बेलाई सड़कों के किनारे ह्यूमन नेग्लेक्टेड एरियाज़ में बिना ह्यूमन इंटरफेयर के अच्छी तरह से सर्वाइव करती है और फलती फूलती रहती है। लेकिन पॉट्स या कंटेनरों में लगाए गए पौधों की सॉइल हमें वेल ड्रेन बनाने के साथ उनके पॉटिंग मिक्सचर में किसी भी 1 पार्ट ऑर्गेनिक खाद को हमें ऐड करना है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिक या फिर जैविक खाद पौधे की अच्छी हेल्थ बनाए रखने के साथ स्लो रिलीज होती रहती है। और साथ में इस कृष्णकमल की मेन फ्लावरिंग सीजन के दौरान इनके जड़ों के पास एनपीके बेस मेंटेन करने के साथ हमें इन बेलाओं को फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र देना है, क्योंकि फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र पौधे को हेल्दी रखने के साथ फूलों का प्रोडक्शन और उनके रंगों में भी काफ़ी अच्छा निखार लाता है। कीट के बारे में देखा जाए तो कोई भी ज़्यादा हार्मफुल डिजीज़ इन बेलाओं पर नहीं दिखाई देती, लेकिन एक रूटीन के दौरान प्राइमरी स्टेज में हम नीम ऑयल, देसी गाय के गोमूत्र का या फिर साइट्रस ऑयल का ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस कृष्णकमल की बेला का प्रोपेगेशन इनके स्टेम कटिंग से हम कर सकते हैं। ज़्यादातर बारिश के वक्त या फिर रेनी सीजन के दौरान हम इनकी कटिंग्स लगा सकते हैं। वैसे भी इस वक्त जुलाई मंथ चल रहा है और अब बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और इस वक्त वातावरण में 95% वाटर ह्यूमिडिटी मौजूद होती है और इस वातावरण में कटिंग्स और सीड्स मोस्टली बिना किसी रूट हार्मोन्स के कुदरती रूप से जर्मिनेट हो जाते हैं। सजावट के रूप में भी इन बेलाओं को हम चेन लिंक जाली, बाड़ या फिर बालकनी के रेलिंग पर या फिर छोटे पॉट्स में सहारे के साथ बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। ज़्यादातर इन कृष्णकमल के पौधों में कोई भी हार्मफुल टॉक्सिसिटी नहीं पाई जाती,
लेकिन मेडिसिनल तौर पर इस कृष्णकमल के पत्तियों से हर्बल चाय बनाई जाती है और इनके सुगंधित फूलों का उपयोग चिंता, मानसिक तनाव और अनिद्रा जैसे रोगों के इलाज में किया जाता है। लेकिन उससे पहले प्राकृतिक रूप में फैलने वाले इन फूलों की मीठी मनभावन खुशबू ही हमें मानसिक तनाव और चिंता जैसे रोगों से दूर रख सकती है। कुदरत ने भी शायद इसीलिए इन सुंदर और खुशबूदार फूलों का निर्माण किया है। अच्छा तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दे, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय। ओम साई।